शोर होता है। Namaskar and welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I'm Lalima Aneja Dang and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद लालिमा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे। प्रमुख खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ जयंतो दास। जयंतो नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। शुक्रिया सोनू। और अब सबसे पहले हेडलाइंस जिन्हें आप तक ला रही हैं लालिमा अनीजा डांग। Thank you, Sonu. Yes, we begin with the headlines. Benchmark domestic indices gain more than 0.5%. Sensex regains 35,000 mark. Rupee weakened 53 paise against the US dollar. And economist Surjit Bhalla resigns from his position as part-time member of Economic Advisory Council to the Prime Minister. प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांकों में 0.5% से अधिक की तेजी। सेंसेक्स फिर 35,000 के स्तर से ऊपर पहुंचा। रुपया डॉलर के मुकाबले 53 पैसे कमजोर हुआ। और अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला ने प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पार्ट टाइम सदस्य के पद से इस्तीफा दिया। शेयर बाजारों पर नजर डालें तो रुपए में गिरावट और वैश्विक बाजारों में मिले जुले प्रदर्शन के बीच प्रमुख घरेलू सूचकांकों में आज 0.5% से अधिक की तेजी दर्ज हुई। शेयरों में ये तेजी कल की लगभग 2% की गिरावट के बाद आई है। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.54% की बढ़त से 190 अंक ऊपर फिर 35,000 के स्तर को पार करता हुआ 35,150 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.58% की तेजी से 61 अंकों का उछाल दर्ज करता हुआ 10,549 पर बंद हुआ। दोपहर के कारोबार में खरीदारी ने जोर पकड़ लिया। निवेशकों ने निचले दामों पर पहुंचे शेयरों की खूब खरीदारी की। तेल और गैस क्षेत्र को छोड़कर बंबई शेयर बाजार के सभी क्षेत्रीय सूचकांक बढ़त में रहे। व्यापक बाजार की बात करें तो यहां तेजी कहीं अधिक थी। मिड कैप सूचकांक और स्मॉल कैप सूचकांक प्रत्येक में 1.54% का उछाल दर्ज हुआ। Benchmark domestic indices today gained more than 0.5% amid fall in the rupee and mixed global share markets. The key stocks witnessed recovery after logging losses of around 2% yesterday. The Sensex at the Bombay Stock Exchange climbed 190 points or 0.54% to regain 35,000 mark to 35,150. Nifty at the National Stock Exchange also surged 61 points or 0.58% to 10,549. Buying gathered momentum in afternoon trade as investors accumulated beaten down counters. Barring oil and gas, all BSE sectoral indices finished in the green. Among secondary barometers at BSE, the mid-cap rose 1.54%. The small cap also gained 1.54%. The market breadth indicating the overall health of the market was strong. On BSE, 1,624 shares rose and 791 shares fell. A total of 139 shares were unchanged. Among the sectoral indices on BSE, the S&P BSE Consumer Durables up 2.6%, Healthcare up 1.9%, and FMCG up with 1.4% outperformed the Sensex. While the oil and gas down 0.2%, capital goods up 0.4%, realty up with 0.5% underperformed the Sensex. और अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं राजीव नागपाल, जो है बाजार विशेषज्ञ। राजीव, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। राजीव, आज जो हम बाजार में इतनी अच्छी बढ़त देख रहे हैं, 0.5% से अधिक बढ़े हैं सेंसेक्स और निफ्टी, और अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप को देखें तो 1.5% से अधिक की बढ़त है। जो दो मेन इवेंट्स हुए हैं, कल आरबीआई गवर्नर का रेजिग्नेशन और आज जो इलेक्शन के रिजल्ट्स, उसके बावजूद हम जो देख रहे हैं ये तेजी, ये एक दर्शा रहा है कि बाजार में इनहेरेंट स्ट्रेंथ कायम है।
देखिए, दो चीजें, एक तो बाजार की आदत होती है कि इवेंट से पहले उसको डिस्काउंट कर देता है काफी हद तक। तो ये जो ऑफकोर्स आरबीआई गवर्नर का रेजिग्नेशन वाज अ स्लाइटली सरप्राइज इवेंट, बट एज फार इलेक्शन रिजल्ट्स आर कंसर्न कुछ हद तक उसको डिस्काउंट करा जा चुका था बाजार में। तो जब इवेंट हो गया तो इट गेट्स डन एंड डस्टेड एंड द मार्केट मूव्स फॉरवर्ड। दूसरा एक और बात कि जब आप वहां बाजार में ट्रेड कर रहे थे, डाउ जोन्स फ्यूचर जो है वो ट्रेड हो रहा था अराउंड 200 पॉइंट्स प्लस में, और पिछले कुछ दिनों से डाउ जोन्स फ्यूचर जो है वो रोज लगातार नेगेटिव में बंद हो रहा है। सो आई थिंक प्रॉब्ली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द फैक्ट के जो डोमेस्टिक फैक्टर है, वो मार्केट में कोई भी इवेंट है जो जब वो आउट ऑफ वे चला जाता है तो खत्म। उसके बाद दूसरा, ग्लोबल मार्केट आर फार बेटर टुडे इन द आफ्टरनून एज कम्पेयर टू येस्टरडे। And as far as global factors are concerned, Rajiv, what do you think is the role of the Brexit factor, where EU judges have said that Britain can now can unilaterally cancel Brexit, and other factors like US-China trade talks, which has been going on for quite a while now? You see, those, I think as far as the first thing, Brexit is concerned, I think if it doesn't happen, probably then there will be again a volatility. Though some words have been coming out, but you never know what is going to happen. And of course, probably going to bring a volatility in currency markets more, because there will be a readjustment of UK sterling against all the other currencies, including dollars. So that is one area which probably one, as a trader, one has to look at. As far as the US-China trade are concerned, talks are concerned, I think the results would take a lot of time to come in, because some of the developments which happened last week, the arrest of a CFO of a large Chinese tech company, all those things are going to play out. So I think that is a major uncertainty which is going to stay on the head of market, and very soon we are going to enter into holiday season. So probably there will be low volume across the globe in equity market and other financial markets. And if during that period there is any negative development, the impact on the downside on the prices is always higher because of the lack of buyers. There is a risk of an global uncertainty and higher volatility if there is a negative coming up from the international front. राजीव, आरबीआई के गवर्नर के रेजिग्नेशन को लेकर अटकलें लग रही थी कि बैंकिंग सेक्टर शायद नेगेटिवली रिएक्ट करेगा, लेकिन हमने ऐसा नहीं देखा है। बैंकिंग सेक्टर में भी खासा उछाल आया है। आपको लगता है कि शायद एक्सपेक्टेशन ये भी है, शायद दूसरा एक पहलू देखा है बाजार ने कि शायद लिक्विडिटी ईजिंग मेजर्स जो हैं उनको और गति दी जाए नए गवर्नर जो अपॉइंट होंगे उनके नेतृत्व में? देखिए, मैं एक आपको खबर दे दूं कि अभी शक्तिकांता दास जो है वो अभी गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि ही इज द न्यू गवर्नर। आई थिंक प्रॉब्ली मार्केट हैड अ हिंट ऑफ इट, एंड as far as the liquidity is concerned, yes, you are right. I think probably that is a part of feeling that because the last governor was being very tight-fisted, probably there would be some measures which will come for the easing up of the liquidity. So that is one factor, of course, which played in the market. But again, a technical reason always plays in the market. That is, some of the banking stocks जो थे वो काफी दिन से पिट रहे थे. Short covering, जिसका ज्यादा लोग बात नहीं करते, but that is one of the reasons which leads to these kind of up move. Random up move in the market has to be seen how much that's sustained. राजीव, can I interrupt you? आप क्या हमारे श्रोताओं के लिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और थोड़ा संक्षेप में बताएंगे कि शॉर्ट कवरिंग एग्जैक्टली क्या होती है, क्योंकि हम ये टर्म कई बार यूज करते हैं, तो अगर हम एक बार रिफ्रेश कर लें। देखिए, अगर किसी ट्रेडर को ऐसा लगता है स्टॉक मार्केट में कि कोई शेयर 100 रुपए का चल रहा है और वो ओवर प्राइस है, तो वो उसको बेच ले और 90 रुपए में नीचे कवर करे, तो उस कवरिंग को शॉर्ट कवरिंग कहते हैं। चाहे आप 100 रुपए में लेके 110 में बेचें तो भी 10 रुपए प्रॉफिट है, और 100 रुपए में बेच के 90 रुपए में मिले उस शेयर को तो भी 10 रुपए प्रॉफिट है। सो जो ट्रेडर होते हैं, जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, मोस्टली दे डू बोथ द थिंग्स। अगर मार्केट ओवरबॉट लगती है तो बेच के वो नीचे कवर करते हैं, और अगर लगता है कि ओवरसोल्ड है तो नीचे लेके फिर ऊपर बेच के प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। राजीव, पिछले दिनों में जो दो फैक्टर्स बहुत इम्पोर्टेंट माने जा रहे थे, अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स इंटरनेशनल फैक्टर्स, जो बाजारों इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट्स का परफॉर्मेंस है। मदर मार्केट आप हमेशा कहते हैं यूएस की मार्केट लीड करती है बाजारों के डायरेक्शन को, लेकिन जो ऑयल का फैक्टर था वो ओपेक की मीटिंग के बाद अभी क्या
पोजीशन आपको दिखाई देती है? ओपेक में जो आउटपुट कट करने की बात कही, आपको लगता है कि ऑयल प्राइसेस के बढ़ने का कोई डर है और शायद ये एक फैक्टर फिर आगे चलकर प्रॉब्लम बन सकता है बाजार के सेंटिमेंट के लिए? देखिए, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो लो प्रोबेबिलिटी इवेंट लगता है, बिकॉज ओपेक की मीटिंग में बहुत ज्यादा कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक काइंड ऑफ एक राय थी कि हाँ प्रोडक्शन कट होनी चाहिए. इट टुक देम सम टाइम. सेकेंडली, बाकी जो कंट्रीज हैं उन्होंने रियलाइज करा है कि अगर जब बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है ऑयल प्राइसेस तो उनको उनकी डिमांड में थोड़ा सा इम्पैक्ट आ जाता है. एंड एक अनदर थिंग इज कि इस टाइम यूएस की ऑयल प्रोडक्शन जो है वो प्रोडक्शन आउटपुट बढ़ गई है, तो इतना आसान कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आ जाएगा अगर वो कट भी कर देते हैं. और एक और चीज जो हम लोग भूल जाते हैं कि ओपेक मेंबर इज वो एक कोई ऐसा नहीं है कि कोई वहां इंस्पेक्टर जाके बैठ जाएगा और देखेगा कि कट हुआ या नहीं हुआ. देयर हैव बीन इंस्टेंसेस जहां पे कहने के बावजूद भी वो कट इम्प्लीमेंट नहीं होते and that oil comes to market. So at this point of time it's a low probability event कि हम देखेंगे वो फिर वो $75 या $80 की तरफ जाए. उसका एक और कारण है कि क्योंकि चाइना और यूएस ट्रेड वॉर जब तक चलेगी तब तक ग्लोबल स्लोडाउन का एक खतरा बना रहेगा. सो उसके चलते भी ऑयल प्राइसेस में बहुत बड़ी तेजी आ जाए. अगेन इट्स ऑलवेज अबाउट प्रोबेबिलिटी. It's a low probability event. Right. Okay. Thank you so much, Rajiv, for being with us and sparing your time to update us. That was Rajiv Nagpal, market expert in Market Mantra. और इससे पहले कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर भी एक नजर डाल लेते हैं. एशियाई बाजारों में आज रुख मिला जुला था. वैश्विक वृद्धि से जुड़े डर बढ़ने के बीच अधिकांश एशियाई शेयर बाजारों में बिकवाली जारी रही. जापान का निकेई सूचकांक 0.3% के नुकसान में रहा और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में 0.4% की गिरावट दर्ज हुई. दक्षिण कोरिया का कॉस्पी बिना किसी खास बदलाव के बहुत ही मामूली गिरावट पर बंद हुआ. हालांकि हांगकांग के हैंगसेंग में 0.1% की मामूली बढ़त दर्ज हुई और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.4% बढ़कर बंद हुआ. यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो यहां के प्रमुख सूचकांकों में भारी बढ़त का रुख था. दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक लंदन के फुटसी में 1.5% की बढ़त चल रही थी. फ्रांस का कैक 1.9% के उछाल पर था और जर्मनी का डैक्स 2% की मजबूत वृद्धि पर था. अभी जैसे लालिमा डिस्कस कर रही थी हमारे ऑनलाइन एक्सपर्ट से जयंतो की ब्रेक्सिट का जो मामला है वो सुलझता नजर नहीं आ रहा. वो क्या इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर सकता है यूरोपियन यूनियन में. और दूसरा जो फ्रांस में प्रॉब्लम चल रही है जहां पे उन्होंने जो टैक्सेस बढ़ाए थे फ्यूल्स पे, इतना प्रोटेस्ट हुआ कि उनको वापस उनको पुल बैक करना पड़ा. क्या ये एक सीरियस डेवलपमेंट है? कैसे देखते हैं आप स्टेबिलिटी यूरोपीय क्षेत्र की और वो कैसे इम्पैक्ट करेगी इकोनॉमिक सेंटिमेंट? ब्रेक्सिट ऑब्वियसली विल हैव एन इम्पैक्ट ग्लोबली, देयर इज नो डाउट ऑन दैट, बिकॉज इट विल हैव अ मेजर इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ व्हाट इट डज एंड हाउ इट डज, इन टर्म्स ऑफ यूरोपियन यूनियन कैसे उसके ऊपर अलग से असर डाल रहा है. एक तो ये है. दूसरी सवाल ये है कि अगर आप पेरिस का बात करें तो पेरिस में जो अब घटनाएं घटे हैं और साथ में सरकार भी वहां पे काफी शॉक्ड है, अगर मैं माने मैक्रॉन सरकार के ऐसा स्थिति वो भी उम्मीद नहीं कर रहे थे ग्राउंड में कि इतना बड़ा तरह से इतना बड़े तरह से इस तरह से रेवोल्यूशन की तरह स्थिति बने रहे. तो कट्स तो उन्होंने बेशक किए हैं, विड्रॉ किए हैं, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी बताया कि अब आने वाला कुछ दिनों में वो कोशिश करेंगे वापस किस तरह से और अलग से टैक्स छूट देके इसको पर दोबारा रिविजिट करे इस तरह की चीजों में. वो एक इंटरनल मामला भी है साथ में, लेकिन ये जरूर है कि ग्लोबली शायद वो इम्पैक्ट उतना ना करे जितना हमारे बाजार पर. जी, जितना ब्रेक्सिट एक अलग से जो जिसको हम कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट ब्रेक्सिट का हो सकता है, पेरिस का जो मामला है शायद वो उतना असर न करे. What do you think, Jayanto, is the effect of this EU issue on domestic stocks in our country? In terms of Brexit? Yeah. See, that's what I said. I don't think there'll be, if Brexit obviously will have an impact in terms of how it pans on the European Union and how European Union reacts at this point of time. But obviously it will also have an impact in terms of investors who are invested in Indian markets who are also affected by Brexit and its plans and how the Brexit roadmap happens. But having said that, I also believe that markets are far more clever enough than any analyst or any individual investor. They try to at least discount or they try to take in terms of what the possible cases and scenarios can be, say maybe in the next 4 weeks or maybe in the next 6 weeks. And that's how markets react.
I mean, today's example, which Rajiv also highlighted, see, everyone was expecting the markets to tank because the RBI governor resigned. But the immediate appointment, as we speak, of Shaktikanta Das to take over, and some of the markets also had an inclination of, what's going to happen behind the scene. And markets are always far clever. And when I'm talking about markets, it's just not one or two people. Markets are innocent. And that's how markets keep on correcting themselves or improving from what their levels are. It started with quite a low level in terms of a huge fall around 600, 700 points, I guess, initially in the morning hours. And then picked up and then closing at 200 points. So there is a fluctuation of intraday fluctuation of about 800 points, which speaks quite well in terms of how information flows within the market as well as outside, and how investors pan on these information to, take their investment calls. That means we are riding on strong fundamentals, and we see a lot of stability ahead, probably. Well, in terms of stability, I guess there are a lot of global issues which also has to be determined, because when you speak of stability, Asian markets today had a very mixed response, and the specific response was more on the downside than on the upside, given fears of, a global, growth story not exactly panning out as investors would like it to pan out. But having said that, I guess domestic markets also would behave in tandem with that. But obviously we are at 35,000 levels at this point of time, Lalima, and I guess that speaks quite well of how the stock market has been panning. And I go back to my initial view that anything in the 32 to 35,000 range, and if it manages to hold on to this range, I think it's pretty good for the stock market. ग्लोबल ग्रोथ की जो बात कर रहे हैं, चीन में और यूएस में, आपको लगता है कि जो यूएस चाइना ट्रेड वॉर है उसका इफेक्ट अब फाइनली दिखाई देने लगा है? बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं आंकड़े के रूप में अगर देखें तो हम स्थापित शायद इस वक्त उतना जल्दी नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये जरूर है कि जैसे स्थिति बने हुए है, और खास करके Huawei का ओनर का डॉटर को अलग से कनाडा में उनका अलग से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो ऐसा स्थिति में मामला जो है वहां पे उतना आज का तारीख में उतना नॉर्मल नहीं है। और इस तरह का स्थिति में हमेशा मार्केट का, जैसे मैंने कहा कि मार्केट का पास इंफॉर्मेशन पहले से मार्केट प्रेडिक्ट करने का कोशिश करता है, 5-6 सिनारियोज बिल्डअप करता है, और मार्केट उस हिसाब से अपना को डिस्काउंट करके भी चलते हैं। तो ऐसा स्थिति में एक वर्स्ट केस सिनारियो भी जो है उसको अगर पैदा होते या आगे आते हुए ज्यादा अगर वो लगता है कि हाँ भाई ये हकीकत है, तो ऐसी स्थिति में मार्केट में एक मेल्टडाउन हम बेशक देख सकते हैं। और अगर आप विदेशी कुछ रिपोर्ट पढ़े, खास करके यूएस का कुछ रिपोर्ट्स है, 2019-2020 आर नॉट एग्जैक्टली गुड ग्लोबल ईयर्स फॉर स्टॉक मार्केट्स। तो ये बात तो पहले से दौर रहा है, हालांकि 2008 जैसा मेल्टडाउन होने का डर तो नहीं है, उसका भी चर्चा हो रहा है, जहां पे लोग बोल रहे हैं कि शायद, अब देखिए हमेशा ऐसी स्थिति में एक डूम्सडेयर थियोरी जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में, एक हमेशा स्थिति होती है जहां पे लोग बोलते हैं हाँ शायद 2008 से भी बुरा हाल होने वाला है इस बार। लेकिन देखिए ये सारे के सारे जो है ये एक फोरसाइट होता है, एक अलग से लोग प्रेडिक्ट करने का कोशिश करता है, कुछ फंडामेंटल्स लेके, कुछ आंकड़े लेके, और साथ में भविष्य का ऊपर बैठे। फाइनली क्या होगा किसी को नहीं पता, लेकिन ये जरूर है कि स्थिति अब ऐसे बने हुए हैं जहां पे ओवरऑल व्यू ये माना जा रहा है कि ग्रोथ जो है, ग्लोबल ग्रोथ, दैट विल बी चैलेंज्ड क्वाइट हेवीली 2019-2020 में। अब स्थिति कितना बुरा होने वाला है वो वक्त बता पाएगा। Wait and watch. Exactly. But we can say so far markets have created their own buffer zones and are managing well. All right, let's make a inroad into the US market now. While Wall Street gained yesterday, led by Apple Inc., financials and healthcare stocks falling further after its biggest slide since March last week on worries over global growth, the China-US trade war, and uncertainty over the Brexit deal. The Dow Jones gained 0.1%, the S&P 500 added to 0.2%, and Nasdaq Composite climbed 0.7%. How do you see the inflow outlook in the last quarter of fiscal, Jen? Well, typically I don't think it's a huge thing to celebrate, or at least in terms of take great prominence from. Also speaking to the fact that US markets will also be next 4 weeks or at least next 8 weeks focused on how the Trump saga develops in terms of what's happening with the investigations, in terms of whether the Congress goes in for a impeachment or at least initiates an impeachment, because once again the politics has changed very heavily in the US markets also, whereby the Democrats have a majority in the House and the Republicans have a majority in the Senate. So that's another factor which I believe in the next coming months would pan out on how US markets behave.
जयंत, जहां तक एफपीआई का सवाल है, एफआईआई का सवाल है, वो नवंबर में वापस लौट के आए भारतीय बाजार में और दिसंबर में शुरू में थोड़ा सा आउटफ्लो था, लेकिन अब फिर नेट इनफ्लो। इनफैक्ट कल जब हमारा बाजार 700 अंक से ज्यादा गिरा सेंसेक्स, तब भी नेट बायर्स थे एफआईआई। तो आपको क्या लगता है ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है, इनका रवैया क्या हमारे तरफ अब चेंज हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है? सोनू, प्री क्रिसमस रैली हम सब वेलकम करते हैं। ऐसी स्थिति में सब चाहते हैं कि क्रिसमस के पहले मार्केट में थोड़ा तेजी आए, कुछ लोग पैसा कमाएं, लेकिन साथ में ये भी जरूरी है कि उनका कैलेंडर ईयर क्लोज होता है, अकाउंटिंग ईयर भी क्लोज होता है। तो एज अ ट्रेडिशन देखा जाता है कि क्रिसमस के पहले वो लोग थोड़ा बुक्स भी क्लोज करने का कोशिश करते हैं, जहां पे वो लोग कुछ प्रॉफिट्स जो है, और खास करके इस तरह का शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स वो चाहते हैं कि बुक्स में ले। तो ये स्थिति में आप देखना पड़ेगा आने वाले 2 हफ्ते मार्केट्स में इन लोगों का कैसे रवैया रहते हैं। इस वक्त वाकई अच्छा है रवैया, और मैं मानता हूं अगर हम लॉन्ग टर्म व्यू ले तो 2019 में कैसा रवैया? देखिए 2019 खास करके आज का इलेक्शन का नतीजे के बाद अगर राजनीतिक टिप्पणी से हम दूर रहे, मैं मानता हूं कि 2019 का एक इलेक्शन ईयर है, और इलेक्शन ईयर में हमेशा मार्केट में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आपस में एक थोड़ा सा स्ट्रेस टेंशन मार्केट में हमेशा रहता है, और रिजल्ट्स के बाद किस तरह का रिजल्ट्स आ रहे हैं निर्भर करता है कि स्थायी सरकार बनेगा, नहीं बन पाएगा, गठबंधन का सरकार आएगा, किस हद तक फ्रेजाइल कोएलिशन होंगे, ये सारी चीजों पर निर्भर करते हुए 5 से 6 महीना वैसे ही निकल जाता है स्टॉक मार्केट्स में, उसको मार्केट्स को समझने में टाइम लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में मैं नहीं मानता हूं कि 2019 में हम एक लॉन्ग टर्म प्ले कर सकते हैं, जहां पर हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि मार्केट्स में एक अलग से तेजी बरकरार रहेंगे। इलेक्शन ईयर में हमेशा मार्केट्स में एक चैलेंज रहता है। तो जयंत, ऐसी स्थिति में इन्वेस्टर्स के लिए आपकी ब्रॉडली क्या एडवाइस होगी? इस वक्त तो हमेशा जब भी इस तरह का डाउन टर्न्स होते हैं, आपको इसका फायदा उठा के कहीं ना कहीं जो अच्छा फंडामेंटल स्टॉक्स जो है, अब मार्केट्स में चुनाव ना हो, हमेशा ऐसे 40-50 कंपनी रहेंगे जो स्ट्रेंथ बरकरार रहेगा मार्केट में। ये हमेशा होता है अलग से सेक्टर्स। अब ये है कि खुदरा निवेशक कोशिश करते हैं कि वो लोग 30-40% रिटर्न मिल जाए उनको 3 महीने 4 महीने, ऐसी स्थिति बन नहीं सकते। अगर आप 15 से लेके 20% तक रिटर्न तक मार्केट को मिल जाता है मीडियम से लॉन्ग टर्म में, बहुत अच्छा है वो। और ऐसी स्थिति में मैं मानता हूं कि चुनाव आता जाता रहेगा, चलते रहेंगे, इस तरह का घटनाएं, सवाल डिबेट सब चलता रहेगा। आपका जो खरीदारी जो है वो स्ट्रेंथ के ऊपर आप लगातार बरकरार रखें, तो उसमें सबसे फायदा आपके हो। और लॉन्ग टर्म व्यू भी रखें। You mean the blue chip companies are always good ones? See, as I said, if you really want to make fast money, there is always a tendency for small investors to go in for the small caps and mid caps and try to make a fast kill over there. But then what happens is average out your buying. That's what I would say. I would not recommend them to only go in for blue chips, because it need not give them good returns as they would like to from the stock markets. Typically you may end up with 8, 10, 11% returns. But try to, deviate your investments in such a manner so that you keep some portion for really those fast returns, and you keep some portion for steady returns to, some short term, some long term. इस विस्तृत सलाह के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब रुक करते हैं करेंसी मार्केट का। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 53 पैसे कमजोर होकर 71 रुपए 87 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। इससे पिछले सत्र में भी 53 पैसे की ही गिरावट से रुपया लगभग 71 रुपए 34 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ था। 2 दिनों में 1 रुपए 6 पैसे की जो कमजोरी आई है रुपए में, इसको क्या आप एक चिंता का विषय मानते हैं? नहीं, मैं मानता हूं कि ये शायद थोड़ा बहुत सेटल डाउन कर जाएंगे, खास करके ये देखते हुए कि मार्केट्स में एक मोमेंटम बरकरार है इस वक्त। और दूसरी सवाल ये है कि जो ऑयल प्राइसेस का जो स्थिति है, इस वक्त कुछ उस तरह का खतरा नहीं है जहां पे हम देख सकते हैं कि शायद $64-65 रातों रात हो जाए। तो वो स्थिति में ये जो रूपी का जो रवैया है, ये मैं मानता हूं कि काफी शॉर्ट टर्म रवैया रहेगा। फाइनली रूपी जाके 70 का आसपास अगर स्टेबल कर जाता है तो काफी अच्छा रहेगा। तो 70 के आसपास जैसा आप कह रहे हैं, अगर स्टेबल हो जाता है रुपए का लेवल, तो वो हमारे लिए इंपोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक्सपोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगता है दोनों के? इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स में हमेशा एक असर अलग से होता है। खास करके जब इंपोर्ट्स का बात करें, हमारा तेल का सबको पता है कि तेल का जो ओवरऑल पाई है, शेयर जो है पाई में, वो सबसे ज्यादा है जी। और जैसे मैंने कहा, अगर $55 से $60 तक सीमित रहता है अंतर्राष्ट्रीय आपको कच्ची तेल का कीमत, उम्मीद है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय कच्ची तेल का कीमत अगर $55 से $60 तक सीमित रहता है, तो ऐसी स्थिति में रूपी का ऊपर जो अलग से दबाव रहेंगे वो उतना तेज नहीं रहेगा। साथ में ये भी हमें समझना है कि यूएस मार्केट में कहीं ना कहीं अब ये सिंबल्स, इंडिकेटर्स या एक कहीं ना कहीं कुछ ट्रिगर्स आ रहे हैं जहां पे ये बताया जा रहा है कि यूएस मार्केट्स में एक वीकनिंग की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में डॉलर में भी जो तेजी रहा
उसमें भी अलग से नरमी आएंगे तो रुपये का शायद अप्रिशिएट होने का चांसेस ज्यादा है। लेकिन फिर से मैं कहूंगा 70 का आसपास अगर रुपया मोर और लेस स्टेबिलाइज करते हैं अगेंस्ट डॉलर, फिलहाल इस वक्त इट बी क्वाइट अ गुड रेट। और ब्रीफली जो अभी रूस के साथ वार्ता में एक डी डॉलराइजेशन की बात हुई, उन्होंने कहा कि डी डॉलराइजेशन की तरफ विश्व को बढ़ना चाहिए। आपको लगता है कि उसके कोई है कुछ? देखिए, पिछले 30, 40, 50 साल से हमेशा एक कोशिश रहा जाता है जहां पे लोग कोशिश करते हैं, लोग मतलब यानी कि इकोनॉमिक्स कोशिश करता है कि एक इस तरह का करेंसी जो डॉलर को चैलेंज कर पाए। हम कहीं ना कहीं सोचे थे कि यूरो जब क्रिएट हुआ था उसका मेन मुद्दा ये था कि हम डॉलर को फाइनली एज अ मोस्ट वांटेड करेंसी से हटा के शायद यूरो आया स्थिति में, वो बन नहीं पाया स्थितियां। और ये मैं मानता हूं कि शायद 2-4 और दशक निकल जाएंगे ये ढूंढते हुए कि ऐसा कोई और करेंसी आए जो डॉलर को रिप्लेस कर पाए। वो उतना आसान नहीं हो पाएगा। और जिस तरह का यूएस का साइज है और यूएस का एज अ ट्रेडिंग पार्टनर हर देश के साथ विश्व में ऑलमोस्ट 100+ कंट्रीज के साथ ट्रेडिंग का जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर निर्भर करते हुए डॉलर विल स्टिल बी अ मोस्ट सॉट आफ्टर करेंसी आई गेस फॉर द इयर्स टू कम। So we can say that बेशक, लेकिन साथ में ये भी मैं कहना चाहूंगा कि बार्टर सिस्टम जो कुछ देश में चालू हुआ, हमारा भारत में भी हम लोग कुछ मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ कोशिश कर रहे हैं कि रुपया में, चावल में, तो उस तरह का छोटे छोटे जो कहानियां घटते बायलैटरल लेवल पर, हाँ बायलैटरल घटते रहेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर ग्लोबल लेवल में अगर हम असर का बात करें तो मैं मानता नहीं हूं कि करेंसी में कोई सेकंड करेंसी आज तक उस तरह का मिलेगा। So let's hope that we do achieve the new world economic order soon through a new currency or a powerful currency. Well, moving on to another story, economist Surjit S. Bhalla has resigned from his position as the part-time member of the Economic Advisory Council to the Prime Minister. Our correspondent, quoting government sources, reports Prime Minister Narendra Modi has accepted Bhalla's resignation. The council is headed by Niti Aayog member Bibek Debroy. Other part-time members in the council include economists Ratin Roy, Ashima Goel and former bureaucrat Ratan Battal. तेल से जुड़ी स्टोरी है आपके पास? जी. Oil today eased, echoing the weakness in global stock markets as the focus returned to concerns about growth in demand, and crude prices erased some of the gains made last week on an OPEC-led decision to cut output. Brent crude prices in intraday trade today were trading around $60.45 per barrel. WTI prices were at around $51.60 per barrel when reports last came in. क्या कहेंगे जयंत? तो आप ओपेक की जो भी मीटिंग हुई थी उसको लेकर बहुत डर था कि पता नहीं कितना कट सप्लाई में कट हो जाएगा और प्राइसेस एकदम बढ़ने लगेंगे, तो वो भी आपको लगता है आज के जो डर थे उसकी तरह थोड़े से निराधार साबित हुए? देखिए, राजीव ने बहुत अच्छा कमेंट किया जो मैं बोरो करना चाहूंगा। उन्होंने ये कहा कि ऐसा कोई नहीं कि वहां पे कोई इंजीनियर बैठा है जो देख रहा है कि कट हुआ नहीं हुआ, लेकिन ये जरूर है कि ब्रॉड लाइन व्यू अगर हम कहें 2 से 4 हफ्तों के दौरान, तो वैसे स्थिति में इस वक्त जो स्थिति बरकरार है $55 से $60 के लेवल में, ज्यादातर जो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस है वो कोशिश करेंगे इस लेवल में आज का तारीख में कच्चे तेल का जो कीमत है वो बरकरार रहे, क्योंकि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं उनके लिए एक तो प्राइस पैरामीटर इंपॉर्टेंट होता है, दूसरा मार्केट शेयर भी उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है। सो आपको देखिए, तेल उत्पादन का जो भी देश का जो गोष्ठियां है वो एक अलग से अपना टेंजेंशियली चलता है, जैसे हम लोग लॉजिकली सोचने का कोशिश करते हैं, वो लोग बिहेवियरली पैटर्न वाइज भी अगर आप देखें कि कुछ वादा करते हो, वादा ज्यादातर रखते नहीं, फिर आपस में थोड़ा मिसट्रस्ट हो जाता है, फिर वापस जाता है डिस्कशन टेबल में, तो ये घटना उनका आपस में घटते रहता है। और इसका भी अलग अलग गोष्ठी होता है, एक ओपेक का हो गया, फिर इसके अलावा रशिया एक अलग से हो जाता है, लैटिन अमेरिकन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हो गया, अमेरिका रूप अलग से रहता है जो इस साल सबसे ज्यादा कच्चे तेल उन्होंने उत्पादन किए। तो ऐसा स्थिति में एक क्रॉस जो इंटरेस्ट बरकरार रहता है उसमें दुनिया का भी एक मोरलेस इंस्टेबिलिटी कहीं ना कहीं देखा जाता है प्रोडक्शन लेवल्स लेके, और इसमें कोई डिफाइंड पैटर्न नहीं है। चलते हैं सराफा बाजार की ओर। दिल्ली सराफा बाजार में सोने का मूल्य 155 रुपए बढ़कर 32,650 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। स्थानीय आभूषण निर्माताओं की मांग बढ़ने से सोने में ये तेजी आई। उधर चांदी की मांग औद्योगिक इकाइयों और सिक्के बनाने वालों में मजबूत रहने से चांदी का मूल्य 425 रुपए के भारी उछाल से 38,575 रुपए प्रति किलो पर जा पहुंचा। कारोबारियों के अनुसार सोने में बढ़त के लिए स्थानीय आभूषण निर्माताओं की मांग अधिक रहने के अलावा अमरीकी डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट और वैश्विक संकेत
समेत सकारात्मक रहने का भी योगदान था। वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क के बाजार में सोने का मूल्य $1,246.17 प्रति आउंस पर बना हुआ था और चांदी $14.59 प्रति आउंस पर स्थिर थी। कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। जयंत, तो आप आए, हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपका धन्यवाद। Thank you. And before we close, a reminder of the headlines. Well, benchmark domestic indices gain more than 0.5%. Sensex regains 35,000 mark. Rupee weakens 53 paise against the US dollar. And economist Surjit Bhalla resigns from his position as part-time member of Economic Advisory Council to the Prime Minister. And that's all we have for you in this edition of Market Mantra. On behalf of my co-anchor Sonu Sood and myself, Lalema Nija Dang, we bid adieu. Goodbye. Namaskar. Market Mantra. Market Mantra.